पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिबिंब और उसमें प्रतिबिंब के प्रकार वास्तविक और आभासी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण कांच के खोखले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक भाग पर कलई तथा लाल ऑक्साइड और पारे का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। जैसे ये एक गोला है, अब इसे यदि काट दिया जाए, इसे काट दिया गया तो ये यहां पर काटा गया तो इसके चार भाग बने। अब इसके एक भाग पर कलई कर दिया जाए, जैसे यहां इसके इस भाग पर कलई कर दिया गया, इसके इस भाग पर कलई कर दिए, उसी तरीके से इसके इस भाग पर कलई कर दिए और इसके इस भाग पर कलई कर दिए। तो इसमें कलई एक तल पर है, एक तल पर कलई नहीं है। इसमें इसमें और इस वाले भाग में, इन तीनों भागों में बाहरी भाग पर कलई किया गया है, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि ऊपरी भाग पर कलई किया गया है और गोले का भीतरी भाग या दबा हुआ भाग परावर्तक तल है। तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण। और इस भाग में दबे हुए भाग पर कलई किया गया है और ये उभरा हुआ भाग परावर्तक तल है, तो इस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये आपका है उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, अर्थात गोले का भीतरी भाग परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये इस प्रकार से यह है अवतल दर्पण। और दूसरा जो दर्पण है वह है उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, अर्थात गोले का बाहरी भाग परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण। अब दर्पण, गोलीय दर्पण के बाद अब दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय
दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला चीज है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तो उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र क्या है? उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा चीज आता है, दूसरा वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या वही चीज, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तीसरा ध्रुव पोल। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये दर्पण है, अवतल दर्पण, तो इसका मध्य बिंदु यहां होगा। इसी मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव और P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चौथा पार्ट मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे इसका केंद्र मान लीजिए यहां कहीं है, तो इसको ये जो रेखा मिला रही है, ये इसका वक्रता केंद्र है यहां C। तो ये जो रेखा है CP, यही मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये CP रेखा, ये जो है यही मुख्य अक्ष है। अगला आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस ये क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दो चीजें इसमें हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जाती हैं ये अवतल दर्पण के लिए होता है। जैसे ये है मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण यहां दर्पण पर गिरी। अब ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के जाएगी, ये यहां से जा रही है, तो इसी बिंदु को फोकस कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि मुख्य प्रकाश की किरण ये समांतर आई, तीर के चिन्ह द्वारा प्रकाश के
चलने का मार्ग दिखा देते हैं। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई। अब समांतर आने के बाद ये यहां से होकर के चली गई, तो ये मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से जो है उत्तल दर्पण में भी होता है। यह है उत्तल दर्पण। तो ये इसका ध्रुव, इसका ये वक्रता केंद्र सी और ये है फोकस एफ। तो इसमें आप ऐसे दर्शा सकते हैं कि ये प्रकाश की एक किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, ये अब जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, दर्पण के इधर डॉट डॉट लाइनें दिखाते हैं कि ये आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है उसी को फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। अगली टॉपिक है फोकस दूरी। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। वही चीज यहां पर भी है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। मतलब कि इस एफ से लेकर के इस पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। अभी पढ़ें कि दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को पढ़ें कि उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या वक्रता त्रिज्या को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अब इन दोनों में आर और एफ में संबंध क्या होता है? छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। छोटे द्वारक के दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं F बराबर R/2। F इज इक्वल
r/2। ये फार्मूला हो गया। अब गोलीय दर्पण पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे कि नियम क्या है, कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, मतलब कि किस प्रकार से गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके 3 नियम हैं। पहला नियम यह है, पहला वही जो फोकस की परिभाषा है वही है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसमें 2 चीजें हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। फिगर ऐसे बनेगा, ये आपका एक अवतल दर्पण है M1 M2, जिसका ध्रुव है P, फोकस F और वक्रता केंद्र है C। फोकस हमेशा C और P के मध्य बिंदु में होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर ये प्रकाश की किरण आई, यहां A बिंदु पर गिरी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और दर्पण के A बिंदु पर गिरी। अब इस पहले नियम के अनुसार ये होगा परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के जाएगी, इस प्रकार से अवतल दर्पण में। अब दूसरा चीज आपका यहां दूसरा लिखा गया कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
तो ये होगा आपके उत्तल दर्पण में। तो ये सेम M1 M2 एक उत्तल दर्पण है ये, इसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरी, यहां A बिंदु पर, या कोई और भी बिंदु ले सकते हैं। ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, इधर डॉट डॉट लाइनों से दर्शाएंगे, यहां से। तो ये आपका पहला नियम हो गया कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब दूसरा नियम इसी के ठीक विपरीत है, वो क्या है देखते हैं। दूसरा नियम है दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इसमें भी दो चीजें हैं। क्या है दूसरा नियम? दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें भी दो चीजें हैं। दो चीजें यह है कि एक है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, और एक दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होने वाली। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और उत्तल में वहां से आती हुई प्रतीत होती है। इसका चित्र कैसे बनेगा? ये आपका M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। तो दूसरा नियम यह है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ये अवतल दर्पण बना रहे मतलब यहां से जाएगी, ये इस प्रकार से, ये कोई किरण, प्रकाश की किरण इसके मुख्य फोकस से होकर के गई।
अब ये फोकस से जो होकर के गई है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद अब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ऐसे। इस प्रकार से ये समांतर हो गई। दूसरा इसमें लिखे हैं उत्तल दर्पण के लिए, वह है ये आपका उत्तल दर्पण M1 M2। आप कोई भी और बिंदु ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, जैसे M ले लिए, N ले लिए, कुछ भी। जिसका ध्रुव है P, इसका फोकस है F, इसका वक्रता केंद्र है C। इसमें फोकस की तरफ से आती हुई इधर की लाइनें, दर्पण के इधर से जहां कलई जहां से है वहां से इधर का भाग डॉट डॉट, ये इसकी तरफ से आती हुई प्रतीत है, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद अब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब कि जो पहले नियम में जो फिगर बना था उसी का ठीक विपरीत एकदम, उसमें समांतर आई थी तो फोकस से होकर के गई थी, इसमें फोकस से होकर के आ रही है तो समांतर हो जा रही है। इसके बाद अब तीसरा नियम। तीसरा नियम बहुत ही आसान है, आसान तो सभी है, लेकिन तीसरा नियम यह है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें अथवा दर्पण के वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बिना विचलित हुए अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। क्या है नियम तीसरा? तीसरा नियम यह है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें अथवा वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बिना विचलित हुए अपने मार्ग में वापस लौट जाते हैं। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, कैसे ये दर्शाएंगे? ये आपका है अवतल दर्पण, ध्रुव है P, फोकस है F, वक्रता केंद्र है C। अब ये यहां वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई, यहां से ये जैसे आई है, यहां दर्पण से टकराई इस बिंदु पर,
अब यहां से ये वैसे ही वापस अपने मार्ग में लौट जाएगी जैसे आई, एकदम कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके मार्ग में। ये इस प्रकार से आई, यहां टकराई, टकराने के बाद अब यहां से वापस चली जाएगी। ये आपका है उत्तल दर्पण। इसमें भी सेम वही चीज। ये आपका वक्रता केंद्र है, नहीं सॉरी ध्रुव है P, फोकस है F और वक्रता केंद्र है C। इसमें आती हुई प्रतीत होगी, यहां से लाइन है डॉट डॉट, तो ये आती हुई प्रतीत हो रही है। अब यहां से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये जैसे आई थी वैसे ही अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी।